लास्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था कि भाई कार्बन के अपरूप के बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। और इस कार्बन के अपरूप के अंदर अपन ने हीरा पढ़ लिया था, डायमंड पढ़ लिया था और ग्रेफाइट अपन पढ़े थे। अभी सारा एक्सप्लेनेशन अपन ने एक साथ नहीं किया, मैं सिर्फ एक समझा रहा हूँ क्या बोलते हैं, विद्युत के बेस पे। किसके बेस पे? विद्युत के बेस पे। विद्युत के बेस पे अपन ने समझा था कि हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है बेटा? कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। जब हीरा विद्युत का कुचालक है तो उसके पास कारण क्या है कि हीरे के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, फिर कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेता है? दूसरों के साथ बंध बनाने में लगा लेता है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उसने दूसरे के साथ में शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया तो पीछे कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो उसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण आपको क्या करना है? उसको क्या बोलेगा? विद्युत का कुचालक। जबकि बात करें ग्रेफाइट के अंदर, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। उसका कारण क्या है? अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस 4 में से वो बॉन्ड कितने बनाता है? 3। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या जाता है? खाली। अब जो एक इलेक्ट्रॉन जो खाली रहता है वही क्या करता है? विद्युत की चालकता का कारण बनता है। इस कारण से वो विद्युत के क्या हो जाता है? ग्रेफाइट विद्युत का चालक हो जाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत क्या? अब बात करते हैं विद्युत की चालकता से कि भाई विद्युत के चालक हो गया। अब ग्रेफाइट की संरचना की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेफाइट की संरचना की बात कर रहा हूं। ग्रेफाइट की संरचना की बात कर रहा हूं। तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो क्या होती है बेटा? परतों के रूप में होती है। कैसा होती है बेटा? परतों के रूप में। अब ग्रेफाइट की संरचना अगर परतों के रूप में होगी तो उस केस में क्या होगा? ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है बेटा? परतों के रूप में होती है। कोई दिक्कत? अब ये वाली सीरीज जो है, सुनना मेरी बात, और ऑयल, मतलब जो ग्रेफाइट होता है वो क्या रहता है? परतों के रूप में रहता है। फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है। मतलब जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? परतों के रूप में होता है। होने के कारण ये क्या होता है? जो क्या होता है? चिकना होता है। क्या होता है बेटा? चिकना। क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट के चिकने होने का कारण क्या है? Why are the reason of the graphite is smooth? तो ग्रेफाइट स्मूथ होने का कारण क्या है बेटा? इसके जो बाह्यतम कोश होते हैं, जो जो ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती है? लेयर बाय लेयर होती है, एक के ऊपर एक लगा होने के कारण ये क्या होता है? चिकना। क्या बोलते हैं? यह परतों के रूप में पाया जाता है जिसके कारण यह चिकना होता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, विद्युत की चालकता का पता चल गया, इसका पता चल गया। आपको एक हीरे के अंदर एक चीज लिखनी है। जो हीरा लेगा है ना, उस हीरे का अपन को यूज लिखना बाकी रह गया। अपन लिख लेते हैं उसका यूज। अब आपको पता है हीरा है तो उसका सबसे ज्यादा यूज कहां होगा? भाई डायमंड है, उसका यूज कहां होगा? सबसे पहला ज्वेलरी के अंदर, मतलब आभूषणों के अंदर। अरे भाई जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? आभूषण होता है। तो सबसे ज्यादा किसका यूज होगा? आभूषणों के अंदर। दूसरा, कांच को काटने में, कांच काटने में। आ गया समझ में? पत्थर काटने में। ठीक है, और बाकी जितने सजावटी सामान जितने भी है उसके अंदर। मेन मुख्य कार्य हीरे का एक ही है, सबसे मुख्य कार्य एक ही है अपना। वो क्या है? आभूषण बनाने के अंदर। सबसे ज्यादा लोग क्या किसमें यूज करते हैं? आभूषण के अंदर। उसके बाद अगर कोई सेकेंडरी यूज आता है वो क्या आता है? कांच काटने के अंदर। तो हीरे से अगर क्वेश्चन आएगा तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? लिख दिया। हीरे का यूज, यूज क्या है वो भी अपन ने लिख दिया। आ गया समझ में? अब हीरे का यूज में हो गया। ग्रेफाइट की अपन ने बात कर ली। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परिणाम स्वरूप ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
अतः यह विद्युत का क्या होगा बेटा, सुचालक होता है। अब विद्युत का सुचालक कहते हैं तो इसका अगर यूज की बात करें, इसके अगर यूज की बात करें तो इसके यूज, पहला यूज तो क्या है बेटा, सबसे पहला तो पेंसिल बनाने में। जो आपका पेंसिल है ना, उस पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है आगे वाला है ना, टिप वाला जो सिरा है वो क्या होगा, और वो होगा क्या, जो पेंसिल का जो टिप वाला सिरा वो है क्या, ग्रेफाइट ही है। पेंसिल बनाने में आ गया समझ में, पेंसिल बनाने में हो गया। पेंसिल बनाने के साथ में स्नेहक के रूप में, स्नेहक के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे सर स्नेहक क्या होता है, पॉलिश सुना है, पॉलिश, पॉलिश का मतलब समझते हो, पॉलिश का मतलब होता है जो आप स्टील है, जो धातु है, उसको चमकदार बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस स्नेहक मतलब पॉलिश के रूप में काम में लिया जाता है। स्नेहक के रूप में पेंसिल बनाने में, ठीक है, पॉलिश करने में, लिख लेता हूं मैं, पॉलिश करने में, ठीक है, सेल बनाने में। अब आप सोच रहे हो सर सेल में क्या है, जो सेल है ना आपका, उस सेल के अंदर जो छड़ें बनती है, छड़ें बनती है, जो रॉड बनती है, वो रॉड किसके द्वारा बनती है, इस ग्रेफाइट के द्वारा। आ गया समझ में, ग्रेफाइट की क्या होती है, छड़ें होती है। आ गया, ये हो गया आपका किसकी बात, इसकी। अब बात करते हैं सबसे पहले फुलरिन की। अब बात आएगी अपनी फुलरिन की। अब सर फुलरिन क्या है, फुलरिन को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन को पढ़ने से मतलब है, अपन को पढ़ना पड़ेगा, कोर्स में दे रखा है तो फुलरिन नाम क्यों दे रखा है, इसका नाम पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। अपन को क्या करना है, सिर्फ इसका नाम पढ़ना। अब नाम क्या है इसका, इसकी खोज किसने की थी वो याद रखना है, बकमिंस्टर फुलर ने, बकमिंस्टर फुलर ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और इसी फुलरिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा, बक्की बॉल। क्या है, बक्की बॉल, ये याद रख लेना। जो आपका फुलरिन है, इस फुलरिन का जो नाम है वो क्या है, बक्की बॉल भी कहते हैं इसको। और इसकी खोज किसने की थी, बकमिस्टर फुलरिन के कारण इसको क्या बोलते हैं, बक्की बॉल भी कहा जाता है। अब इस बक्की बॉल की संरचना कैसी होती है, लाइक एज अ फुटबॉल, कैसी होती है बेटा, फुटबॉल के समान होती है। ठीक है, अपन इसको देखते हैं अभी, ठीक है। और इस फुलरिन के अंदर आपको कौन सा फुलरिन देखने को मिलेगा, C60 फुलरिन, ये याद रख लेना। जो बकमिस्टर फुलर है उसने कौन से फुलरिन की खोज की थी, C60 फुलरिन की खोज की थी, C60 फुलरिन की खोज की थी अपन ने, ठीक है। और इस बकमिस्टर फुलर के अंदर इसका नाम दूसरा क्या दे रखा था अपन ने, बक्की बॉल। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक होगी बात अपने किसकी बेटा, कार्बन के अपर रूपों की। अब बात करते हैं ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, चिकना और फिसलनशील होता है। ये मैंने लिखा दिया, ग्रेफाइट चिकना होता है, उसका कारण भी मैंने आपको लिखा दिया, कोई दिक्कत। हाँ, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है, ठीक है। और उसका कारण भी मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है, क्यों होता है। अब बात करें कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या है कि भाई कार्बन है वो आपके चारों ओर विद्यमान है। क्या है, आपके चारों ओर में विद्यमान है, और उसके कारण कार्बन के जितने भी हैं, अब कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। और कार्बन के जितने भी यौगिक हैं, ये याद रख लेना, नोट डाल के लिख देना, कार्बन व उससे बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बात करते हैं अपन, कार्बन जरूरी नहीं है कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाए। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रख लो, ठीक है। तो कार्बन की कोई फिक्स वे नहीं है कि कार्बन केवल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
कार्बन को जरूरी नहीं है केवल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, अन्य जो भी कंपाउंड है जो उसके साथ वैलेंसी शेयर कर सकते हैं, जो उसे उतने बंध दे सकते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, वो उसके साथ में क्या बना सकता है, अपना बॉन्ड बना सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन की संयोजकता की। मैंने बात कर ली थी आपको क्लास के अंदर, कार्बन की संयोजकता की बात मैंने कर ली थी, और उसके अंदर मैंने बताया था कार्बन क्या है बड़ा, चतुसंयोजी है। कैसा बड़ा, चतुसंयोजी, मतलब उसकी संयोजकता कितनी होती है बड़ा, 4 संयोजकता होती है। लिखना है इसके अंदर, हाँ संयोजकता कितनी होती है बड़ा कार्बन की, 4। कितनी होती है, 4। मतलब बॉन्ड कितने बना सकता है भाई साहब, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इस कार्बन के साथ में और कौन कौन है जो जुड़ सकता है, सल्फर जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन जुड़ सकता है, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, फ्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, आयोडीन जुड़ सकता है, बोरोन जुड़ सकता है, एंटीमनी जुड़ सकता है। मतलब जितने भी कंपाउंड है वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन के साथ में जुड़ सकते हैं। कार्बन की संयोजकता का मान कितना होता है, 4 से अधिक संयोजकता वाला कोई भी कार्बन परमाणु नहीं जुड़ सकता। आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? अब कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं, कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो वर्ड लिखा रहा हूं इसको एक चीज में लिखना, आपको श्रृंखलन हेडिंग लगाना है। क्या लगाना बेटा, हेडिंग श्रृंखलन, एक हेडिंग लगाओ बेटा श्रृंखलन, और उसके अंदर लिखना, क्या लिखोगे कि कार्बन में कंटिन्यूटी, मतलब जो है ना आगे से आगे जुड़ने की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन आगे से आगे क्या जुड़ता है, आगे से आगे जुड़ता जाता है, तो आगे से आगे जो जुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति क्या जाती कहलाती है, श्रृंखलन। क्या बोलोगे, कार्बन निरंतर अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता रहता है, वह लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसे श्रृंखलन कहते हैं। अरे आ गया समझ में, क्वेश्चन आता है अगर श्रृंखलन से संबंधित तो कर लोगे ना, अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे। श्रृंखलन का मतलब क्या हो गया आपका कि भाई कार्बन जो परमाणु है, वो कार्बन की जो परमाणु है, वो कार्बन का परमाणु आगे से आगे अन्य कार्बनों से जुड़ता रहेगा और क्या बनाएगा, लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाता रहेगा। इस कारण इसको क्या बोलोगे, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, और यह समझ गया था कि कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अब याद रख लेना, आप सब मिलकर जितने भी आपने आपको को दिखाई देंगे वे सभी पदार्थ किससे बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब आपके चारों और जितने भी पदार्थ हैं वो कौन से यौगिक हैं बेटा, कार्बनिक यौगिक है। कौन से यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में निर्मित हो सकते हैं, अर्थात यह माना गया कि संश्लेषण में जीवन शक्ति आवश्यकती फ्रेडरिक होलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाने से असत्य प्रमाणित किया। अब मेरी बात सुनना, एक वैज्ञानिक थे अपने फ्रेडरिक होलर, कौन थे बेटा, फ्रेडरिक होलर। अब इस फ्रेडरिक होलर ने क्या किया था, सुनना मेरी बात को। फ्रेडरिक होलर ने एक चीज बनाई थी कि भाई लोगों ने कहा था कि भाई ये जो दुनिया उत्पन्न हुई है वो अमोनिया के कारण उत्पन्न हुई है, तो उन्होंने इसको क्या किया था, नकार दिया था अपने ही प्रयोग से। उन्होंने बोला था जो कार्बनिक यौगिक हैं वही क्या बनाएंगे बेटा, कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तो फ्रेडरिक होलर ने इसमें काम किया था। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना वो बहुत इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लिख लेना इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, लिख लेना इसको। ये रहा अति महत्वपूर्ण, लगा देना हेडिंग इसको अंदर। क्या है भाई, C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने पढ़ी ना बेटा, अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अपन ने CH4 की पढ़ी, अपन ने C2H6 की नहीं पढ़ी थी। तो C2H6 की अपन बात करते हैं कि कार्बन कितने बेटा, 2 हो गए।
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कार्बन के बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। ठीक उसी प्रकार से ये 1 2 3 और ये आपका 4। बात करते हैं हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। आ गया समझ में? अब ये बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, ऑक्टेट नियम की सभी लोग क्या करते हैं, पालना करते हैं। कोई भी परमाणु होता है वो क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, भाई मेरे पास कितने डजंट मैटर, मेरे जब मैं किसी के साथ में जुड़ूं तो मेरे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 का मतलब उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, कुल मिला के सामने वाले और खुद की मिला के कितने होने चाहिए, 8। अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, ऑक्टेट रूल। क्या बोलोगे उसका, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल को करना कैसे है, देखना मेरी बात को, ठीक है। यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 और 3। अब देखो ये तीनों, ये देखो ये जो मैंने गोला बनाया है, इस गोले के अंदर काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए। ये तो 1 2 3, 3 तो ग्रीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और 4 किसके, इस कार्बन के और 1 उस कार्बन का, कितने हो गए, 8। ठीक उसी प्रकार से ये वाला हो गया, इसके पास भी कितने हो गए, 8, इसके पास भी कितने हो गए, 8। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, साझा किया था। क्या किया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने साझा कर लिया तब ये कहलाएगा बेटा, अब ये इसकी संरचना क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन इसकी। अब ये है, वो तो था C2H6 की, वो क्या था, C2H6 की। अपन अभी बात करते हैं, C2H6 के बाद में C2H4। मैं तो इसका पहला बताऊं, पहले पूछूंगा इसका नाम, पहले बेटा इसका नाम बताएंगे आप सभी जने मिलकर, इसका नाम बताएंगे। मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, देखना। ये आपका C2H4 का मतलब 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको कैसे बना लिखोगे बेटा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हो, एथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए क्या हो गया, इन। तो मतलब आपसे भाई साहब क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है भाई एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, किसकी, एथीन की। ये पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ एथीन की। अब बनानी कैसे, देखना अपन को बनानी कैसे, देखना। अब बनानी कैसे है, पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4, बना दी। अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, अब मैं कैसे करूं, ये 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए, वो कितने हो गए, 6। अगर मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन इनको भी ले लूं तो इसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कर लो फटाफट, ये लो आगे। अब बात करें ठीक उसी प्रकार से, ये अब जब इन्होंने ऐसा कर लिया, अब बचे कौन बेटा, आप हाइड्रोजन वाले, ये लो। जो ऐसी संरचना जो बनी है, अब इस संरचना का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो संरचना का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सी, ये देखो ये वाला डबल बॉन्ड बन गया, इस सी के साथ में हाइड्रोजन, इस सी के साथ में हाइड्रोजन, इस सी के साथ ये हाइड्रोजन, इस सी के साथ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। आगे सब इसकी संरचना कैसी होगी बेटा, ऐसी होगी। ये हो गया आपके। नेक्स्ट बात करते हैं, और इसकी मैंने बात कर ली आपको, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, मैथेन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया क्लास के अंदर, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब की संरचना मैंने करा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट
साइक्लो कंपाउंड भी मैंने आपको करवा दिया। साइक्लो किसको बोलते हैं? वे सारे के सारे यौगिक, वे सारे के सारे यौगिक जिनको क्या है, वे सारे के सारे यौगिक जिनका प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो, उसे क्या बोलोगे? चक्र यौगिक बोलोगे, और उसका नाम क्या बड़ा? साइक्लो कंपाउंड होगा। क्या होगा बेटा? साइक्लो कंपाउंड होगा। ये मैंने कहा दी। और इसके अंदर बेंजीन की संरचना के बारे में मैंने बताया था आपको कि बेंजीन की संरचना चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है, और चाहे संरचना बनाओ बेंजीन की अपन ऐसे, दोनों ही केस में क्या होगा बेटा? राइट होगा। या इसकी एक संरचना और है वो, या फिर ऐसे बनाओ, तीनों ही केस के अंदर आंसर क्या रहेगा बेटा? एक ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एक। आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब ये भी मैंने आपको करवा दिया नामकरण के अंदर, ये भी मैंने आपको क्या करा दिया बेटा? नामकरण के अंदर मैंने इसको करवा दिया था। मैंने आपको करवाया, क्या बोला था बेटा? क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों क्या है? क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है? हैलोजन फैमिली है, क्रियात्मक समूह के अंदर आते हैं, ठीक है। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। Br को बोलते हैं ब्रोमो। एल्कोहल को बॉन्ड OH से, एल्डिहाइड को बॉन्ड CHO से, कीटोन को CO से, कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH से। लिखा था नहीं लिखा था? ये देखो बॉन्ड OH, ये आपका CHO, ये आपका कीटोन, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। करवाया था कि नहीं करवाया था? ऐसे करके अपन ने क्या किया था बेटा? इसका काम किया था। नेक्स्ट बात करें इसकी। अब एक बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। किसकी बात करते हैं बेटा? समजातीय श्रेणी की, ठीक है। अब इस समजातीय श्रेणी के अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई कार्बन का परमाणु है, और वो कार्बन का परमाणु के अंदर केवल किसका विस्तार हो रहा है? केवल और केवल कार्बन परमाणु की संख्या का। किसका विस्तार हो रहा है? केवल और केवल कार्बन परमाणु की संख्या का। तो क्या बोलोगे? सजातीय श्रेणी। क्या बोलोगे बेटा? सजातीय श्रेणी। ऐसे देखो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, क्या बेटा? ऐसे CH3OH हो गया, उसके बाद में CH3, CH2OH, उसके बाद में CH3, CH2, CH2OH, देन उसके बाद में CH3, CH2, CH2, CH2OH। अब इस केस में आपको देखने में पता क्या हो रहा है? आपके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम ही बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या के साथ में जो चीज बढ़ती है उसी का क्या बोलोगे बेटा? समजातीय श्रेणी। क्या बोलोगे बेटा? समजातीय श्रेणी। यहां तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन सब मैंने करवा दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ करा दिया। सभी के कार्बन परमाणुओं के नामकरण करवा दिया, IUPAC नामकरण मैंने आपको करवा चुका है। देखते हैं एक दो एग्जांपल वापस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, इसका नाम क्या है बेटा? बताइए इसका नाम क्या होगा? कि भाई CH3 कितने कार्बन बेटा? दो कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? एथ। क्या बोलते हैं बेटा? एथ। और कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तब क्या लगाते हैं कार्बन के एंड में? N। क्या लगाते हैं? N। ठीक उसी प्रकार से आपका CH3, CH2, CH3 कितने कार्बन हो गए बेटा? तीन कार्बन को अपन ने क्या बोला बेटा? प्रॉप। क्या बोला बेटा? प्रॉप। और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम का क्या लगा दिया बेटा? N। प्रॉप N। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन इस एक्टिविटी 4.2 एक्टिविटी की। सूत्र तथा आणविक द्रव्यमान में अंतर को गणना कीजिए। CH3OH तथा C2H5OH, C2H5OH और C8H7OH, और इनको क्या करना आपको करना। अब ये आपको मैंने लास्ट अभी जस्ट इसके पीछे मैंने एक चीज बताई, यदि मुख्य क्रियात्मक समूह एक है और केवल किसकी संख्या बढ़ रही है? कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी बेटा? समजातीय श्रेणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? समजातीय श्रेणी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? समजातीय श्रेणी। यह समजातीय श्रेणी है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, जिसके अंदर क्या हो रही है बेटा? कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है। अब कार्बन यौगिकों के नामकरण की पद्धति अपन ने पढ़ ली थी, IUPAC, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं CH3, CH2, क्लोरीन, CH2 और ये आपका CH3। सबसे पहला नियम क्या है बेटा अपना? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये आपकी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। जो चेन आपने सिलेक्ट की है, उस चेन के अंत में
जो चेन के बाहर है वो क्या कहलाएगा बेटा, क्रियात्मक समूह कहलाएगा। और जो क्रियात्मक समूह है, फॉर एग्जांपल नंबरिंग कहां से करेंगे, जैसे क्रियात्मक समूह क्या मिले बेटा, कम से कम नंबर। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो, कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन को अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, ब्यूट, और ये आपका हो गया एन, ये हो गया इसका नामकरण। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, इसका भी क्या करना है बेटा, नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब क्या है, जब कार्बन के साथ में कौन जुड़ जाएगा, हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजन होता है। क्या होता है बेटा, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन के अंदर कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या है बेटा, हेलो फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, और अगर सपोज इसके साथ में ये जुड़ गए, जैसे कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, इसका नामकरण लिखते हैं अपन, इसका क्या कर रहे हैं बेटा, नामकरण लिख रहे हैं। कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ एथ, और ये प्रॉप और एन। अभी क्लोरीन कहां जुड़ा हुआ है, 1 नंबर कार्बन पे, तो क्या होगा, 1 क्लोरो, आंसर क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन, दोनों एक ही बात है। मैंने क्या बोला था, यदि 1 नंबर जुड़ा हुआ है, यदि कोई क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो उसको लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। इन्होंने नहीं लिखा है, अपने को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन को बता दिया, अपन ने प्रोपेन किया और प्रोपेनॉन के बारे में बताया। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।